हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 11 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज के तीनों आर्टिकल द हिंदू से और तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट थे, उसे हम कल ले लेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसे कवर नहीं किया है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज़ फ्यूचर ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया। एक बार रीड ज़रूर करेंगे सुनने के बाद भी। मेंस का क्वेश्चन एक प्रिपेयर करेंगे और ICOR के बारे में समझेंगे जो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है फॉलिंग बिहाइंड, जो कि RBI की रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर आया हुआ है, जो डिसीजन RBI के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है ऑन लिस्टिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। लिस्टिंग ऑफ केसेस में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओवरऑल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज़ फ्यूचर ग्रोथ। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। फॉर एग्जांपल ICOR के बारे में समझेंगे। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, दोबारा से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली जो आर्टिकल है सी रंगराजन जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल को पढ़ना, आपको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक्सप्लेन करने के बाद भी आप इसको ज़रूर एक बार रीड ज़रूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इसके थ्रू हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ कैन इंडिया अचीव इट्स पोटेंशियल GDP इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडिया अपनी पोटेंशियल GDP कैसे अचीव कर सकता है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है। आर्टिकल शुरू करते हैं। इंडिया ग्रोथ इन 2023-24 is currently projected by RBI at 7%, while the IMF and the World Bank have pegged it at 6.3%. Recently RBI ने अपना जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है उसे अपसाइड रिवाइज़ किया है। क्यों रिवाइज़ किया है? क्योंकि पहले 2 क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत इंप्रेसिव है। फर्स्ट 2 क्वार्टर में 7.8%, 7.6%। अब 2 क्वार्टर बचे, अगर 6% भी अगर दोनों क्वार्टर में ग्रोथ होती है तो इंडिया आराम से जो है 6.5-7 के आसपास परसेंटेज GDP अचीव कर सकता है, और ये पॉसिबल है अगले 2 क्वार्टर में 6% ग्रोथ होना। तो RBI ने जो अपना एस्टिमेशन है उसको क्या किया है, रिवाइज़ किया है। पहले कितना था, 6.5 था ईयरली प्रोजेक्शन, अब कितना हो गया है, 7% हो गया है। वहीं अगर IMF की बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेशन है थोड़ा कंजर्वेटिव है और वो 6.3% के आसपास है। ठीक है, तो ये जो डेटा है 7.6 और 7.8 ये दिखा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ जो है 7% के आसपास रहने की संभावना है, और इतनी ग्रोथ अचीवेबल भी है। इसके लिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसको बदलने की ज़रूरत है रिलेटिव टू चेंजिंग ग्लोबल कंडीशन। ग्लोबल कंडीशन किस तरीके से चेंज हो रही है इसे समझते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। पहला चैलेंजेस क्या है, डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पहले हमेशा हम क्या बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन की डिपेंडेंसनेस की, है ना। इंटरडिपेंडेंट रहती थी सारी कंट्रियाँ एक दूसरे के ऊपर। अब सारी कंट्री क्या बोल रही है, आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रही है, सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रही है। सब कुछ लोग खुद ही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल को भी दिक्कत जाएगी, और ओवरऑल जो कॉस्ट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ेगी, जिससे कंज्यूमर सरप्लस लॉस भी होगा। डीग्लोबलाइजेशन होगा तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होंगे उसको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। अगर सारी कंट्री खुद ही के प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करने लग जाए तो हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। तो इंडिया के आने वाले समय में एक्सपोर्ट कम हो सकते हैं। तो एक जो स्ट्रेटेजी है एक्सपोर्ट वाली जिससे ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है वो उसके चांसेस कम होते दिख रहे हैं। उसका पहला रीज़न क्या है, डीग्लोबलाइजेशन। दूसरा क्या सबसे बड़ा इशू है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होने के कारण क्या हो रहे हैं, बहुत वोलाटाइल कंडीशंस बनी हुई है इकॉनमी में। कौन कौन से एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एग्जांपल में हमास और इजराइल कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट। इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है,
क्लाइमेट ऑफ सैंक्शंस जो है बना हुआ है। क्लाइमेट ऑफ सैंक्शन का मतलब सारी कंट्रीज़ पे सैंक्शन लगाया जा रहा है, यूक्रेन पे या फिर रशिया पे। इन सारी चीज़ों से सैंक्शन लगने से क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा करता था हमको कौन, यूक्रेन सप्लाई, लेकिन सडनली क्या हो गया, क्योंकि यूक्रेन अब नहीं कर पा रहा है तो ब्रेक डाउन हो गई सप्लाई चेन की, है ना। जहाँ से पहले इंपोर्ट कर रहे थे अब वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम लोग जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत महंगा है, यूक्रेन से करते तो सस्ता मिलता। तो ये सारे इश्यूज़ होने के कारण इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरा जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट के कारण इशू आएगा वो है डिसरप्शन इन इंटरनेशनल सेटलमेंट ड्यू टू नॉन एक्सेस टू सिस्टम सच एज स्विफ्ट फॉर सैंक्शन कंट्री। जो सैंक्शन कंट्री है वो स्विफ्ट सिस्टम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक क्या है, इंटरनेशनल सेटलमेंट सिस्टम है। अगर दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसमें किस तरीके से वो क्या करेंगे, पैसे देंगे एक दूसरे को, सेटलमेंट करेंगे, वो किस पे निर्धारित होता है, स्विफ्ट सिस्टम पे, जो कि इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है। लेकिन यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिया है रशिया के ऊपर, तो रशिया के ऊपर स्विफ्ट ना यूज़ कर पाने मतलब ना एक्सेस कर पाने का सैंक्शन लगा हुआ है। अब इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं कर पा रहा। अगर लेन देन का पहले डिसाइड ना हो पाए कि किस तरीके से पैसा लेंगे या देंगे, तो फिर पूरा गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कैसे होगा। तो इस चीज़ के कारण भी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इंडिया का वो कम हो रहा है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, वर्ल्ड जीडीपी फॉलन। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी, वहाँ पर भी स्लो डाउन चल रहा है, यूएस में स्लो डाउन चल रहा है, यूरोपियन कंट्री में चल रहा है, और इतने सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर वर्ल्ड जीडीपी गिरेगी तो डिमांड ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट भी कम होगी, जीडीपी गिरेगी तो इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी तो परचेसिंग पावर कम होगी, और परचेसिंग पावर कम होगी तो वो कंजम्पशन कम करेंगे, और कंजम्पशन कम करेंगे तो जो आने वाले एक्सपोर्ट गुड्स हैं जिनकी डिमांड थी पहले क्योंकि इनकम ज़्यादा थी वो नहीं रहेगी, और इनकम अगर ज़्यादा नहीं मतलब डिमांड अगर ज़्यादा नहीं रहेगी एक्सपोर्ट गुड्स की, तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है उनको नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा, इंडिया को। तो इंडिया क्लियरली एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं कर सकता अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अगले कुछ सालों में। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उस पे वो रिलाई नहीं कर सकता जीडीपी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब कुछ डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है शेयर ऑफ जीडीपी कब बढ़ा था, 2003-04 से 2008-09 तक। ठीक है, ये यूपीए 1 का टाइम था, और इस समय इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी हाईएस्ट ग्रोथ रही थी, है ना। बाद में रिवीजन करके उसे कम कर दिया गया, लेकिन जितना लोग बताते हैं, जितने सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी बुक्स में लिखा है, तो वो यही मानते हैं कि यूपीए 1 का जो दौर था वो गोल्डन पीरियड था इंडिया की इकॉनमी के लिए। इंडिया की इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो करी, और उस समय जो एक्सपोर्ट है ना वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, विद द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर हम देखें एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2003-04 से 8-9 के बीच में हाईएस्ट था। पीक कब हुआ, 25% 2013-14 में। उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ 2019-20 और 2021 में 18% के आसपास जो है शेयर पहुंच गया, लेकिन दोबारा से 2022-23 में ये 20% के आसपास है। इससे ज़्यादा इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इवन इसका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो आने वाले समय में गिरने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो जो पुरानी एक्सपोर्ट वाली स्ट्रैटेजी थी जीडीपी बढ़ाने की वो अब अवेलेबल नहीं रही इंडिया के लिए। अब जीडीपी बढ़ाने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है अगर हमें ग्रोथ बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ानी, तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ा के, दूसरा कंजम्पशन बढ़ा के, तीसरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा के। इस तरीके से एक्सपेंडिचर हो सकता है ना। और एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एस्टिमेट की जा सकती है। इन तीनों तरीके से एक्सपेंडिचर किया जा सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ या इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। एक्सपोर्ट का ख़त्म हो गया, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, लोगों की इनकम पे। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही इंडिया जो है जीडीपी अपनी बढ़ा सकती है, और इंडिया की जीडीपी भी कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जितना होगा उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं
तो ओवरऑल जो है कंजम्पशन भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों की जो इनकम होगी इन्वेस्टमेंट के साथ वो बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। सरकार को किस पे फोकस करने की ज़रूरत है? इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, हाउस होल्ड सेविंग की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कब बढ़ाया जा सकता है? जब जो इकॉनमी है उसमें सेविंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो। अगर सेविंग ज़्यादा होगी तभी तो उसी सेविंग को चैनलाइज करके क्या कर सकते हैं? हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हो? आप बोरोइंग करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो है सही नहीं होते, उससे फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ता है, और अल्टीमेटली आपको वो जो आप बोरोइंग कर रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत चुकाना पड़ता है, उतना रिटर्न मिलता नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? आप जो है क्या करें, जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, उनको चैनलाइज करिए। तो हाउस होल्ड सेविंग को हम अगर चैनलाइज करते हैं तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है? एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ा सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिटर्न नहीं मिलता है। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन वाला एक्सपेंडिचर होता है, कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट वाला होता है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जिससे आपको रिटर्न मिले। आपने 100 लगाया, 110 मिला, तो 10% आपका क्या होगा? यहाँ पर रिटर्न होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार करती है, और दूसरा कॉरपोरेट जितने बिजनेस हाउसेज हैं वो भी इस हाउस होल्ड सेविंग को चैनलाइज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जितना भी एक्सपांशन करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का, उसके लिए इनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड सेविंग से। अगर ये चैनलाइज होती है तो क्या किया जा सकता है? एक्सपांशन किया जा सकता है। एक्सपांशन होगा तो क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी। एक्सपांशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें होगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पेंशन स्कीम के थ्रू, किसान विकास पत्र के थ्रू सरकार क्या कर सकती है? ये सारी चीज़ें चैनलाइज करते हुए एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जैसे ही चैनलाइज करके इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब ओवरऑल सप्लाई भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर किया, मान लो कि सड़क बनाई मनरेगा के थ्रू सड़क बनाई, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखेंगे, सीमेंट लगेगा, मटेरियल लगेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई। अब सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी तो उन लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या रखना पड़ेगा? 2-4 लेबर एक्स्ट्रा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ता है, और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी है। होपफुली ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और ये जो डायग्राम है इसको बना लीजिए एज इट इज़, आप लिख के जो है आइएगा। एक बार मेंस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सेविंग रेट से किस तरीके से ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। ये प्रॉपर डायग्राम बना दोगे, आंसर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को हम कैसे जो है क्या करते हैं ना। इन्वेस्टमेंट से बेसिकली क्या किया जा रहा है? हम एसेट बनाते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अभी ये GF-CF के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रेट की। अभी जो इन्वेस्टमेंट रेट चल रहा है, जो डेटा है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेविंग है ना, अगर हमें 7% ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट बनाना है तो डोमेस्टिक सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हाउस होल्ड सेविंग है वो बहुत तेज़ी से गिर रही है। ठीक है, कैसे गिर रही है? यहाँ पर लिखा हुआ है, one area of concern related to recently noted fall in household sector saving in financial asset, which declined to 5.1% of GDP in 2022-23 from an average of 7.8%। ठीक है, जो हाउस होल्ड सेविंग है लगभग 2.7% गिर चुकी है, जो कि बहुत चिंता की बात है, क्योंकि सेविंग गिरेगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो फिर जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एक्सपोर्ट वाला वैसे ही ख़त्म हो चुका है, अब जो दूसरा ऑल्टरनेटिव बचा है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट वाला। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हाउस होल्ड सेविंग क्या हो रही है? 2.7% गिर चुकी है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो सेविंग गिरी है वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी है, लेकिन अगर ये ट्रेंड परसिस्ट करते हैं लॉन्ग और मीडियम टर्म में तो इंडिया के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग को हम चैनलाइज करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसी से जीडीपी जो है क्या होती है? बढ़ती है, जो दूसरा अल्टरनेटिव इंडिया के पास बचा हुआ है। नेक्स्ट है सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने बात की थी
सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट के बाद ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग रोड बना रहे हैं, है ना, ये बेसिकली क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे एसेट बन रहा है, और एसेट बनेगा तो रोड का इस्तेमाल क्या के लिए होगा, कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम होंगे, और अगर इनके प्राइसेस कम होंगे तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी बढ़ेगी, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम कैपिटल क्रिएशन करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं सेविंग्स के थ्रू। ठीक है, तो GFCF के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, अगर हम GFCF देखें तो बाय एडिंग नेट कैपिटल इनफ्लोस, जितना भी कैपिटल इनफ्लो हो रहा है और उसमें से डिडक्टिंग चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल एंड डिस्क्रिपेंसी। अगर हम नेट कैपिटल इनफ्लोस माइनस चेंज इन स्टॉक वैल्यूएबल एंड डिस्क्रिपेंसीज करते हैं तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। अगर हम देखें नॉमिनल इन्वेस्टमेंट रेट अभी कितना है, नॉमिनल इन्वेस्टमेंट मतलब करंट प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है, दैट इज GFCF रिलेटिव टू GDP वॉज 29.2% इन 22-23। नॉमिनल की बात कर रहे हैं। अगर हमें रियल की निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिफ्लेटर की बात करें, है ना, डिफ्लेटर ही यूज़ किया जाता है इनकम एडजस्ट करने के लिए। अगर हम कैपिटल गुड्स के डिफ्लेटर की बात करें तो जनरली क्या होता है, कैपिटल गुड्स में डिफ्लेटर बड़ा कम होता है। कैपिटल गुड्स एकदम तेज़ी से रेट नहीं बढ़ते हैं, है ना, जितने, क्योंकि मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो एकदम से रेट बढ़ते नहीं। इवन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है उसके रेट कम होने लगते हैं। तो इसी कारण से अगर हम डिफ्लेटर एडजस्ट करें तो ओवरऑल अगर 5 साल का एवरेज निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेटर का, तो ओवरऑल जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंट आ रहा है, 33%, क्योंकि प्राइसेस कम होते हैं, है ना। पहले मशीन का प्राइस ज़्यादा होता है फिर कम होता है, तो चूंकि कम हो रहा है तो यहाँ पर एडिशन होगा क्योंकि माइनस में जा रहा है इन्फ्लेशन। ठीक, तो हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू रियल। अब इन्फ्लेशन क्या है, नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नॉमिनल प्लस इन्फ्लेशन यहाँ पर 29 + 4% आ रहा है, टोटल 33%। तो रियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 33%। अगर ये रियल इन्वेस्टमेंट 2 परसेंट पॉइंट और बढ़ जाए तो टोटल जो है इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज कितना हो जाएगा, 35% ऑफ GDP हो जाएगा। और उससे अगर हम देखें तो टोटल ग्रोथ 7% आ सकती है अगर ICOR की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। ICOR मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितनी ICR लोअर होगा उतना ही ग्रोथ अचीवेबल होगी, है ना। अगर ICOR कम होता है तो ग्रोथ कितनी होगी, बढ़ते चली जाएगी। ICOR क्या होता है आपको पूछा जा चुका है। ICOR मतलब क्या होता है, डेल्टा K अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा K क्या होता है, चेंज इन अ कैपिटल। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो उससे टोटल ओवरऑल जो है कितना आउटपुट क्रिएट हुआ, 4, तो आपका ICOR कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कितना कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट आपका बन रहा है। जितना ICOR की वैल्यू होगी, है ना, जितना ज़्यादा क्या होगा, ICOR का वैल्यू होगा उतना ही नुकसान होगा किसको, GDP की ग्रोथ को। और जितना ICOR कम होगा उतना ही बेनिफिट होगा GDP ग्रोथ को। कैसे बेनिफिट होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कैपिटल 100 लगाई और आपका जो आउटपुट है वो कितना हो रहा है, 25, तो ICOR कितना आएगा, 4। अगर आपका आउटपुट है 50 तो ICOR कितना आएगा, 2। तो पहले 4 था फिर 2 हुआ, इसमें आउटपुट कितना था, 25, इसमें आउटपुट कितना है, 50। आउटपुट अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब GDP बढ़ रही है, तो ICOR की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ICOR की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही GDP क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट करने से 50 प्रोडक्ट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ICOR की वैल्यू 2 हुई, और जैसे जैसे ICOR की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे GDP बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या कहा है कि अगर ICOR की वैल्यू 5 होती है और टोटल चेंज इन अ कैपिटल जो हमने निकाला था वो 35% आता है, जो इन्वेस्टमेंट रेट है 35%, तो 35%
यहाँ पर 35% आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को इधर लेके चलेगा, ये 5 इधर आ गया, तो 35/5 करेंगे तो कितना परसेंट जीडीपी आ रहा है? 7%। अगर मुझे 7% जीडीपी चाहिए तो मुझे रियल इन्वेस्टमेंट रेट कितना चाहिए होगा? 35%। और आईसीओआर की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 5 से अधिक होगी तो फिर जीडीपी अचीव करना 7% पॉसिबल नहीं होगा। होपफुली ये चीज़ आपको आईसीओआर समझ में आ चुका होगा। आईसीओआर मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को एनहांस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चैलेंज इंडिया फेस करने वाला है वो है ऑटोमेशन के कारण आने वाले समय में लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेबर सेविंग मतलब बेसिकली जो टेक्नोलॉजी जिसमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑटोमेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होगी, तो जो आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट है वो और भी कम होने वाला है। इसको हमें डील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इंडिया को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इंडियाज ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया को बहुत तेज़ी से क्या करना पड़ेगा? अपनी जो पॉपुलेशन है उसको स्किल्ड करना पड़ेगा। स्किल्ड पॉपुलेशन अगर करते हैं तो जो जॉब्स हैं, जो लोगों की ऑटोमेशन के थ्रू जारी है, वो जॉब्स इन्हें दोबारा से मिल सकती है अगर बार बार इन्हें ट्रेन किया जाए तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर और स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट के ऊपर, है ना। जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस तरीके से आ रही है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ इंडिया को जो फोकस करने की ज़रूरत है, नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्पेशली इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो एग्रीकल्चर से लेबर रिलीज़ हो रहे हैं उन्हें कहाँ पर एब्जॉर्व किया जा सके? मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंडस्ट्री में एब्जॉर्व किया जा सके। इसके साथ साथ इंडिया को स्किलिंग भी बढ़ाने की ज़रूरत है और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज़ और जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी को अपनी इकॉनमी में एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है, ताकि इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया उसका फुली यूटिलाइज़ कर सके। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का पूरे तरीके से बेनिफिट उठाया जा सके, जिससे इंडिया की जीडीपी को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये हमारा क्या है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने बहुत सारा जो है टारगेट किए हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। अगर इंडिया ने ये सारे टारगेट किए हैं तो ओवरऑल जो इंडिया की जीडीपी है उसको नुकसान होगा। एक बार इसको रीड कर लेना, कैसे नुकसान होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इंडिया को ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंडिया का बहुत सारा पार्ट ऐसे चला जाएगा ग्रीन इन्वेस्टमेंट में, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो कि बहुत हाई कॉस्ट है ना। कोल से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत कम आती है, लेकिन सोलर और बाकी चीज़ों से करते हैं तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए सोलर की जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अभी 12-13 यूनिट सोलर से भी आएगी। तो चूँकि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत, हमारे पास पैसा कम है और अगर हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम इन सारी चीज़ों में खर्चा करते हैं तो इंडिया की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होगा। इससे डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा फोकस सर्विस सेक्टर पे कर सकते हैं, जो कि रिलेटिवली क्लाइमेट फ्रेंडली है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अगर किस फील्ड में ज़्यादा जाता है? सर्विस सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा क्या है? क्लाइमेट फ्रेंडली है। और हम इसके जो ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है हमारा पोटेंशियल ग्रोथ का ग्रीन इन्वेस्टमेंट में, वो क्या कर सकते हैं? कंपनसेट कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ जो डाउन साइड है इसका, वो सर्विस सेक्टर, वो क्या है? ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा सर्विस सेक्टर में नहीं बढ़ती है। जो यहाँ दिया तो नहीं है, लेकिन ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को नुकसान ज़रूर होगा। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है क्या? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। फिस्कल बर्डन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट देखें तो उसे क्या करने की ज़रूरत है? 6% तक वापस पहुंचाने की ज़रूरत है। और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अकॉर्डिंग टू एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट कितना लाने की ज़रूरत है? 60% पहुंचाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि
जितना आप जो है कर्जा लोगे, बोरोइंग करोगे, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट में होना चाहिए, नहीं तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। अगर उनको लगेगा कि तुम लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, सरकार यहाँ की डूब सकती है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे और ऊपर से तुम्हें ब्याज पे ब्याज देते रहोगे, डेट ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए उतना ही जो है बोरो करना चाहिए जितना आप चुका सको एक्सेप्टेबल लिमिट में। कोविड के कारण हमारी बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 9% के आसपास जो है इंडिया का क्या बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट। इसे वापस दोबारा 6%, और ये 9% केवल सेंटर का है और ये 6% सेंटर और स्टेट मिलाकर है, तो 3% के आसपास सेंटर को वापस फिस्कल डेफिसिट पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि जो है जो सेविंग्स है वो सरकारी सेविंग्स बढ़ाई जा सके, है ना। अगर रेवेन्यू सरप्लस होता है, फिस्कल डेफिसिट कम होता है, तो सरकार के पास जो सेविंग बचेगी वो सेविंग से सरकार एक्सपेंडिचर कर सकती है, उसे एक्स्ट्रा बोरो नहीं करना पड़ेगा। अगर इंडिया ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती है तो आने वाले समय में इंडिया 7 से 7.5% ग्रोथ आराम से अचीव कर सकती है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल बहुत अच्छा है, सारे कंसेप्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है, कैसे इंडिया अपनी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी बना सकती है, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकती है, एक्सपोर्ट अब इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है जीडीपी बढ़ाने के लिए, और फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने की ज़रूरत है। ये ओवरऑल हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फॉलिंग बिहाइंड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो बाई मंथली पॉलिसी के ऊपर आया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाई मंथली पॉलिसी में लगातार 5वीं बाई मंथली पॉलिसी है जिसमें रेपो रेट चेंज नहीं किया गया है, रेपो रेट 6.5% पर रखा गया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पिछले 10 महीनों से 6.5% पे है। बेसिकली आरबीआई के द्वारा क्या आर्गूमेंट दिए गए हैं, पहला आर्गूमेंट तो ये दिया है कि इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो चुका है। अगस्त की बात करेंगे तो 6.83% इन्फ्लेशन था, और अभी अक्टूबर में देखें तो वो ईज़ होके 4.87% हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो सबसे पहला रीज़न तो आरबीआई ने ये दिया कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ओवरऑल रेट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता तो रेपो रेट बढ़ाया जा सकता था। क्यों बढ़ाया जा सकता था, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, जितना भी इकॉनमी है उसमें मनी को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा होने के कारण प्राइसेस बढ़ते हैं। मनी को ओवरऑल मनी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो रेपो रेट है रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग क्या करेंगे, लोग लोन लेना बंद कर देंगे। अगर लोन नहीं लेंगे तो बाहर से, है ना, लोन बैंक से इकॉनमी में पैसा नहीं आएगा, बैंक में ही जमा रहेगा, इकॉनमी में पैसा नहीं आएगा, तो ओवरऑल जो प्राइसेस बढ़ रहे होंगे वो नहीं बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो पहला रीज़न क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम है इसलिए रेपो रेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है जो रीज़न दिया गया है वो है ग्रोथ। इंडिया की जो ग्रोथ है सेकेंड क्वार्टर में सरप्राइजिंगली बहुत हाई आई है, और इसी ग्रोथ मोमेंटम को बढ़ावा देना चाहती है आरबीआई। चाहती है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी ग्रोथ इसी तरीके से बढ़े। क्या कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि जो ग्रोथ है वो क्यों बढ़ रही है, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बायंसी आ रही है, और जो रूरल सेक्टर है उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो इशू है वो अभी भी कंजम्पशन, कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है वो अभी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर दोनों में ही बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ है कमाई है सेकेंड क्वार्टर में। ठीक है, तो ग्रोथ के कारण पहला रीज़न, और इन्फ्लेशन कम होने के कारण दूसरा रीज़न, जो रेपो रेट है आरबीआई के द्वारा सिमिलर रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। अब इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो रेपो रेट सेम रखा गया है उसे नहीं रखा जाना चाहिए था। आरबीआई ने ही अपनी रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मानी हैं, जैसे कि नवंबर दिसंबर में जो इन्फ्लेशन है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो तेज़ी से बढ़ने वाला है। एक रीज़न तो यह है कि जो बेस इफ़ेक्ट है वो अनफेवरेबल है, और दूसरा रीज़न है कि जो फूड प्राइस शॉक्स हैं वो लगने की संभावना है। उसका एक रीज़न क्या है, एक रीज़न तो जो एक्सटर्नल वॉलेटाइल इन्वायरमेंट है, पैलेस्टीन इजराइल कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ों के कारण भी
फूड प्राइस जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने की संभावना है। दूसरा, जो ओलावृष्टि हो रही है ना, जो हेल स्टॉर्म हो रहे हैं, जो एक्सट्रीम वेदर आ रहे हैं, उसके कारण भी फसल के बर्बाद होने के कारण सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो नवंबर दिसंबर के महीने में आने वाले समय में प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो वो अप साइड पे है, हाई साइड पर है, और एक्सपेक्टेशन अगर हाई है तो आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी अगर देखें तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ऑयल प्राइसेस और फाइनेंशियल मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ये आरबीआई करती है। कल आपको पूछा जा सकता है सीएसओ करती है या फिर एनएसओ करती है, इस तरीके से दिया जा सकता है। ये याद रखना है कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। प्री में ऐसा डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्वे के हिसाब से क्या जो है पाया गया कि आने वाले 3 महीनों में जो इन्फ्लेशन होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है ना, उसका सर्वे है। आने वाले 3 महीनों में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर 1 साल की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है 9 से 10% के आसपास बढ़ने की संभावनाएं हैं। ऐसा जो हाउस होल्ड सर्वे है वो ये मान रहा है। तो हम जो इन्फ्लेशन रेपो रेट रखे हुए हैं वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही तो करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना एक्सपेक्टेड होने वाला है। और अगर आने वाले समय में बढ़ रहा है तो अभी से आप रेपो रेट बढ़ा दो ताकि आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो, कम हो सके। लेकिन रेपो रेट उतना ही रखा गया है, और जो कि एक बहुत बड़ी गलती है अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के कारण आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? जो इनकम बढ़ेगी वो इनकम ओवरऑल परचेसिंग पावर नहीं बढ़ने वाली रियल में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हाई रहेगा। जो ग्रोथ हो रही है, जो हमने रेपो रेट बढ़ाया उससे ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने से इनकम बढ़ेगी, लेकिन इनकम का फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन हाई रहेगा। और इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो आपकी ओवरऑल जो रियल इनकम होगी वो नहीं बढ़ने वाली, सिर्फ नॉमिनल नाम की इनकम बढ़ेगी। आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अभी भी आप 50 हज़ार में जितना अफोर्ड कर पा रहे थे अभी 60 हज़ार में भी उतनी ही चीज़ें खरीद पा रहे हो। तो ओवरऑल इनकम बढ़ने का क्या है, फ़ायदा ही नहीं है। नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम आपकी उतनी ही है। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। एक बार आर्टिकल रीड ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है ऑन लिस्टिंग ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो है ही, प्री के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आने की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन प्री में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो लिस्टिंग ऑफ केसेस की ऊपर है, इरेगुलरिटीज़ जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कुछ ऐसे जजेस को ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं जो प्रो गवर्नमेंट रूलिंग देते हैं। सरकार के जो केसेस हैं वो सर्टेन जजेस को ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इनिशियली किसी और को एलोकेट किए गए थे और बाद में जो है जजेस बदल दिए जा रहे हैं। वो जो लीड कर रहा है जज उसको चेंज कर दिया जा रहा है। इस तरीके से जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है उस पर सवाल उठाया गया है। किसके द्वारा? लॉयर प्रशांत भूषण के द्वारा एक लेटर लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और सिमिलरली लॉयर दुष्यंत दवे के द्वारा एक लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो लिस्टिंग ऑफ केसेस है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि जो रजिस्ट्री है वो ये सारी चीज़ें करता है, कौन सा केस ऊपर होगा, कौन सा केस बाद में लिस्ट होगा, कौन से जजेस को केस दिया जाएगा, किसका कौन सा जज कौन से केस को क्या करेगा, लीड करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रजिस्ट्री की करने की, इम्प्लीमेंटेशन की। अगर देखें हेड कौन है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 2017 की रूलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अ मास्टर ऑफ रोस्टर। रोस्टर का मतलब क्या है? बेसिकली रोस्टर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कितने जज की बेंच बननी चाहिए,
किस केस के लिए, कौन सा जज लीड करेगा, कौन सा जज लीड नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है, और इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 को। बाकी कोई और जज डिसाइड नहीं कर सकते, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बेसिकली कंट्रोवर्सी है। थोड़ा बहुत आप कंट्रोवर्सी डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। हुआ क्या है, बेसिकली ये हुआ है कि दुष्यंत दवे जी ने ये कहा है कि पहले इनिशियली जो सीनियर जज थे वो लीड कर रहे थे, और सडनली जो उनसे जूनियर जज हैं उनको, है ना, नोटिस वोटिस देने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद जब दोबारा से बैठे तो उनको बदल दिया गया। फर्स्ट जो जज थे, फर्स्ट कोरम वाले, उनको चेंज करके सेकंड कोरम वाले जज को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, उन्हें वो बेंच को लीड करने दे दिया गया। तो ये जो इर्रेगुलरिटी हो रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब रूल्स क्या कहते हैं ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दो तरह के केसेस हैं, क्योंकि दो लेटर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट किए। पहला क्या है, द मूवमेंट ऑफ केसेस ऑलरेडी लिस्टेड एंड इन विच नोटिसेज वर इशूड बाय अ बेंच टू अनदर बेंच, ठीक है। तो पहले तो ऐसा है कि नोटिसेस वगैरह मूव हो चुके हैं, ठीक। जब पहली बार बेंच बनती है तो वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना, बोलते हैं कि नोटिस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, आप बेंच नहीं बदल सकते। उसे जो लीड कर रहा है वही जज बाद में लीड करेगा। कोई पुसाइन जज सेकंड जज को आप नहीं बुला सकते उसे लीड करने के लिए। तो पहला जो है कंट्रोवर्सी ये है, ऐसा दुष्यंत दवे जी ने कहा है। सेकंड क्या है, वेदर अ केस कैन फॉलो अ पुसाइन जज व्हेन द सीनियर जज हु वाज हेडिंग द कोर्ट बिफोर विच द मैटर वाज अर्लियर लिस्टेड वाज स्टिल अवेलेबल। अगर मान लीजिए कि जो इनिशियली जो जज को बेंच जज को अलोकेट किया गया था केस, वो अवेलेबल है, वो सीनियर जज है, तो क्या दूसरे जूनियर जज को ये केस अलोकेट किया जा सकता है बीच में, क्या ये पॉसिबल है? ये दो सवालों के जवाब क्या किए गए हैं, इस आर्टिकल में ढूंढने की कोशिश की गई है, और यही उनकी क्या थे, एलिगेशंस थे। द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013 आर साइलेंट एज टू द पावर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर टू कॉन्स्टिट्यूट रोस्टर, ठीक है। तो 2013 के जो रूल्स हैं उसमें कुछ भी नहीं दिया है कि किस तरीके से रोस्टर डिसाइड होगा। बेंचेस एंड फॉर एलोकेशन ऑफ केस, हाउएवर द हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एंड द ऑफिस प्रोसीजर ऑन द जुडिशियल साइट पब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 explicitly says that the registry function on the general and special instruction and order of the Chief Justice of India as regard allocation of work to bench and assignment of cases from one bench on account of non-availability to another bench, ठीक है। तो 2017 की हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दिया हुआ है कि जो रजिस्ट्री है वो किसके ऊपर, रजिस्ट्री किसके निर्देश पे काम करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पे ही काम करेगी। जो भी एलोकेशन ऑफ बेंचेस हैं वर्क को, वो सारा कौन डिसाइड करती है, रजिस्ट्री। किसके निर्देश पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। मिस्टर दवे पॉइंटेड आउट ऑन सेक्शन केसेस कोरम एंड लिस्टिंग टू नोट दैट वंस अ केस हैज़ बीन लिस्टेड और नोटिस इशूज और डिसमिस और डिस्पोज्ड ऑफ or heard in part at admission hearing stage, it can only be listed before the bench of the first quorum and none other, ठीक है। अगर कोई भी केस, ठीक है, क्या होता है, नोटिस दे दिया जाता है या फिर हीयरिंग शुरू हो जाती है उसकी, तो जो फर्स्ट कोरम है, फर्स्ट कोरम जो सबसे पहले जिन्हें एलोकेट किया गया था, अगर वो अवेलेबल हैं तो आप किसी और को वो केस अलोकेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू केसेस कोरम एंड लिस्टिंग सेक्शन, है ना, जो 2017 की जो हैंडबुक है उसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ये क्लियर गाइडलाइन दी गई है। मिस्टर भूषण in turn referred to clause 15 of the overview of new scheme for automated listing of cases published also in 2017, which noted that subject to the order of the Chief Justice of India, if the court direct listing or tagging with a matter pending in another court and the matter is listed accordingly, the quorum of the main matter with which the matter is directed or listed track will prevail, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इनिशियली जज है, कोरम जज है, जो इनिशियली हियरिंग ले रहा था, उनका ऑर्डर ही प्रिवेल करेगा। आप सेकंड जज को नहीं दे सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर सीनियर जज अवेलेबल है तो उन्हें ही क्या करना होगा, उन्हें ही जो है हियरिंग को कंटिन्यू करना होगा, अगर अवेलेबल है तो। ये याद रखिएगा, सीनियर जज अवेलेबल है और उन्हें ही सबसे पहले क्या दिया गया था, उन्हें ही केस अलोकेट किया गया था, तो आप दूसरे जज को नहीं दे सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अगर बात करें, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट
के जो सीनियर जज है उन्होंने ऐसा कहा है कि सीनियर जज वाला कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि अगर आपने एक केस अगर सीनियर जज अवेलेबल है और उन्हें शुरू में दिया था और बाद में उनसे लेके किसी जूनियर जज को दे दिया, इस तरह का कोई रूल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होना चाहिए। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ये रूल्स आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। ओवरऑल आपको प्री में ही पूछा जाएगा, ये मेंस में पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा। एक चीज़ याद रखना है, 2017 की रूलिंग के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अ मास्टर ऑफ रोस्टर। ये ऑप्शन में आपको आ सकता है यूपीएससी प्री में। होपफुली ये आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ वहाँ पर